हाँ जी, सभी को नमस्कार। वन डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स की। क्या इंपॉर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ना, इंडिया में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसकी हम बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसकी हम बात करने वाले हैं सर। क्या होता है सबसे पहली बात बायोस्फीयर रिजर्व्स, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और एग्जाम में सवाल इससे क्यों आता है। एक सवाल कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आ जाता है, चाहे वो बात बैंकिंग की करें उसमें स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में, जीए वाले पोर्शन में, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी हो। यूपीएससी भी सवाल इससे पूछता रहता है। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ कहीं भी एक सवाल आ जाता है। ठीक है, तो समझते हैं सर बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व से इंडिया में फायदा क्या है, और कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। किसने? यूनेस्को, जो यूएन की एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या किया है? डिक्लेयर किया है। बाय द वे, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या होगा आप बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा बायोस्फीयर कितने रिजर्व्स जो हैं वो घोषित किए गए हैं। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर अभी के लिए आप याद रखिएगा क्या? पेरिस। ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन रिवर के किनारे स्थित है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दीजिए सर, क्या होता है यूनेस्को? यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए, जल्दी बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखिए हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्वागत है आपका वन डेज के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम दुर्गेश पांडे, और आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। और अब क्लियर करेंगे एग्जाम आप यूनेस्को के साथ। ठीक है, यूनेस्को पढ़ेंगे आज। ठीक, चलिए आइए। सबसे पहली बात, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है। इंटरनेशनल क्या है? डेजिग्नेशन है, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चीजें बताई गई हैं। अंतरराष्ट्रीय पद नाम है, डेजिग्नेशन। किसने दिया था? तो यूनेस्को ने दिया था, जिसका फुल फॉर्म लिखा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल याद रखिएगा, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप साथ साथ लिखिए, मेरे साथ लिखिए, फटाफट लिखिए। यूनाइटेड, मेरे साथ आप सब लोग लिखेंगे नेशंस, यूनाइटेड नेशंस लिखेंगे, क्लैरिटी मिलेगा। उसके बाद क्या है? एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक के बाद क्या आता है? एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? पेरिस में पड़ता है। और पेरिस कहाँ है सर? पेरिस जो है वो फ्रांस में पड़ता है। और फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो यूनेस्को डिक्लेयर करता है भाई ये व्यक्ति, ये जगह बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको क्या करना है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है। वो रिप्रेजेंट करेगा क्या? नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप को। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या बताओ? प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को, और प्रतिनिधि बनेगा वहां का। जैसे कल को बात करा जाए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो नीलगिरी कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में पड़ता है। और ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात आप ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे जब अब बढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड में कहाँ बनाया गया था और कौन सा बनाया गया था। तो वो 1979 की बात है। 1979 में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड में बनाया गया था। अच्छा, पर्पज क्या है? द पर्पज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व टू कंजर्व इन सीटू। इन सीटू मतलब क्या होता है, और एक सीटू क्या होता है? दो चीजें हैं, इसको समझना है। पहला इन सीटू और एक्स सीटू, एक्स सीटू, और दूसरा क्या होता है? इन सीटू होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इन सीटू मतलब होता है ओरिजिनल जगह। मान लीजिए आपका घर है एक, आपके घर में दो चार जीव जंतु रहते हैं, उसको एक्स सेतु कर दिया गया, एक्स सीटू कर दिया गया, तो उनको किसी दूसरे घर में भेज दिया गया। लेकिन इन सीटू कंजर्वेशन किया गया, उसी घर में कंजर्व कर दिया गया, रक्षा कर दी गई, प्रोटेक्शन कर दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई? एक्स सी टू मतलब हो गया, एक्स मतलब बाहर, तो आउटसाइड करना, आउटसाइड कहीं भी प्रोटेक्शन देना एक्स सी टू होता है। इन सी टू मतलब अंदर, यानी वही ओरिजिनल जगह पर। तो पर्पज क्या था? ओरिजिनल जगह पर, ओरिजिनल प्लेस पर कंजर्व करना लाइफ को, along विद द सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम यानी सहायक तंत्र के साथ, यहाँ जो भी कुछ भी हो सकता है,
यहाँ प्रोटेक्शन के लिए कुछ किसी भी प्रकार के जीव जंतु के प्रोटेक्शन के लिए जो भी हम सपोर्ट सिस्टम दे सकते थे उसके लिए हमने क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना शुरू किया। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया क्या कहते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहली बात ये कि जो भी साइट होनी चाहिए वो प्रोटेक्टेड और मिनिमली डिस्टर्ब्ड होना चाहिए। मान लीजिए कल को ये एक्स वाई जेड था, आज ये डिस्टर्ब होके केवल एक्स वाई बचा है, तो कोई फायदा नहीं है इसको बनाने का। ये एक्स वाई जेड है लेकिन अब डिस्टर्ब होने वाला है जेड, तब तक हमने बना दिया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहला क्राइटेरिया। ठीक है, एक मिनिमल यानी कम से कम न्यूनतम क्षेत्र होना चाहिए और प्राकृतिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात, द कोर एरिया, एकदम सीधे एग्जाम में सवाल आएगा इनमें से कौन सा क्राइटेरिया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए नहीं है। अब उसके बाद आप पंखा देखना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है। ठीक है, जो कोर एरिया होगा, इंपॉर्टेंट मुख्य एरिया होगा, वो बायो जियोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए, जैव भौगोलिक होना चाहिए। बायो मतलब होता है लाइफ, जहां पर लाइफ हो, ज्योग्राफी ऐसी हो जहां पे लाइफ हो, लाइफ सस्टेन कर पाए, जीवन रह पाए वहां, ये क्राइटेरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का। ठीक है, अब आता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यूनेस्को ने 1971 में क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में MAB बोला जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम था जिसने बोला कि इंप्रूव करेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और पीपल के बीच में हमको क्या इंप्रूव करना था, स्टैब्लिश करना था एक लक्ष्य, एक कनेक्शन, कि भाई देखो लोग इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और लोग भी एकदम स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, परेशान है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन ऐसा बना दो कि ये इनके लिए हो जाए, ये इनके लिए हो जाए, तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। ये बनाने का पूरा प्रोग्राम था। जब बात 1971 की आती है तो इसी के समय शायद रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, है बताइए। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। रामसर शहर है ईरान का, और 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। और 2 फरवरी को इसीलिए क्या मनाया जाता है सर, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देयर आर टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसा नहीं है, इसको 18 कर दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी पड़ता कहाँ है, नीलगिरी पड़ता है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में कौन कौन आता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 राज्य आते हैं। अब आता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी शामिल है। अब जब बात इसकी होती है तो एक बात आप बताइए, वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। सवाल एग्जाम में सीधे आता है कि वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए किस कमेटी को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका माधव गाडगिल कमेटी। माधव गाडगिल कमेटी, माधव गाडगिल कमेटी बनाई गया था किसके लिए, वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा एक कमेटी नाम याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पड़ता है। इतनी बात आपको याद रखना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का एरिया है, और इसको 2012 में ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। इसके बाद और कोई चीज अभी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ये है आपका इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर है श्रीलंका, इसके बीच में जो एरिया है इसको गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता है। पाक स्टेट यहाँ बोला जाता है, पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू मध्य, और यही है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ पर छोटे 21 आइलैंड से मिलकर बना होता है। आपको केवल इतना याद रखना है कि ये बायोडाइवर्सिटी, सॉरी एक क्या है ये बताइए, ये क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, पहला आपने देखा क्या, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा देखा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये दोनों बात क्लियर हो गई, ये तमिलनाडु में था और ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में था। नेक्स्ट है आपका सुंदरबन। सुंदरबन में क्या होता है, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये पड़ता कहाँ है,
ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व। एग्जाम में सवाल आता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और ये सुंदरबन का जो एरिया है किस लिए फेमस है, ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, इसको भी आपको याद रखना है। और ये डेल्टा बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो रिवर जो है यहाँ पर डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में ऐड कर दिया गया था। 1989 यही समय है जब उर्दू को भी क्या बनाया गया था, राजभाषा बनाया गया था। ठीक है, आता है इसके बाद नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पड़ता है, एग्जाम में सीधे सवाल आता है। नंदा देवी की हाइट कितनी है, तो 7,816 मीटर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और नंदा देवी पड़ता कहाँ पर है, उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड यूपी से अलग करके 2000 में एक नया क्या बनाया गया था बताओ, स्टेट बनाया गया था। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में क्या हुआ था, सूर्य किरण एक्सरसाइज हुआ था, सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण जो है वो एक्सरसाइज कहाँ हुआ था, तो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है उत्तराखंड में हुआ था। और सूर्य किरण किसके साथ होता है, इंडिया और नेपाल के साथ होता है। इंडिया और नेपाल के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नौक्रेक आता है, नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। नौक्रेक बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो कहाँ पड़ता है, तो ये मेघालय में पड़ता है। आपको सीधे ये बात याद रखना है कि नौक्रेक जो है वो मेघालय में पड़ता है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। इसके अलावा आपको आगे बढ़ना है, पचमढ़ी। पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पड़ता है, तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। बस इतना आपको याद रखना है। नौकरिक कहाँ पड़ता है सर, तो नौकरिक पड़ता है मेघालय में। और पचमढ़ी कहाँ पड़ता है, तो पचमढ़ी पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सुंदरबन कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तो तीन राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। और इसके अलावा आपने लास्ट एक पढ़ा था गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। बार बार रिवीजन करते रहिए आप। ठीक है, उसके बाद आता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो करंट अफेयर्स में भी है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की जब बात होती है तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। आपको ये बात याद रखना है। क्यों करंट अफेयर्स में था, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, कूनो है आपका मध्य प्रदेश में। कूनो से एक टाइगर को उठा के सिमलीपाल में ट्रांसफर किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। कूनो मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, और उड़ीसा में एक लेक है, लगून लेक, जिसका क्या नाम है, चिल्का, याद है, चिल्का नाम है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखने की है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला है अपने पास अचना कमार अमरकंटक। अचना कमार अमरकंटक, अमरकंटक सबको पता है मध्य प्रदेश में है। और अचना कमार कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अचना कमार अमरकंटक की जब बात होगी तो छत्तीसगढ़ और उसके अलावा मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ नया लिखने का तरीका ठीक है, तो ऐसे चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अनूपपुर, अनूपपुर और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का अचना कमार अमरकंटक का एरिया है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार, निकोबार आइलैंड पे है। तो ग्रेट निकोबार भी एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये निकोबार आइलैंड में पड़ता है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पहले नाम था इसका पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या क्या रख दिया गया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के रख दिया गया है सर श्री विजयपुरम। क्या रख दिया गया है, श्री विजयपुरम। इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, श्री विजयपुरम जो है इसका नाम हो गया है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला है अगस्त्यामाला। अगस्त्यामाला क्या है, अगस्त्यामाला जो है वो क्या है, अगस्त्यामाला, THYAMALA। अगस्त्यामाला एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये पड़ता है केरला में। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है। एक का नाम है पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरे का नाम है नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो एक का नाम है नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरे का नाम है पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एग्जाम में कभी भी रैंडम सवाल पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अगस्त्यामाला कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा की स्पेलिंग याद रखिएगा। और कंचनजंगा कहाँ पड़ता है सर, तो कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम में। ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। इतनी बात आपको ध्यान रखने की है। ठीक है, और पन्ना टाइगर रिजर्व से ही एक नदी पास होती है जिसका नाम है केन रिवर, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी है। इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है,
मध्य प्रदेश जो है उस सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कहाँ मिलते हैं पूरे देश में, तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया है। जैसे पूछा जाता है कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, नहीं तो कोल्ड डेजर्ट देखे और बोले कि इंडिया में पड़ता ही नहीं है, और भाई ऐसा नहीं है। इंडिया में भी कोल्ड डेजर्ट है, और जो हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। दिहांग दिबांग की बात करा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये दोनों नदी के नाम पे पड़ा हुआ है। मानस कहाँ है, असम में है। डिब्रू साइखोवा कहाँ है, असम में है। ठीक है। उसके बाद नौकरेक कहाँ है, मेघालय में है। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अचना कमार अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, कच्छ की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। सुंदरबन कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। शेषाचलम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगस्त्यामाला कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु और केरला, बेसिकली आप तमिल केरला याद रखिएगा। नीलगिरी कहाँ पड़ता है, नीलगिरी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार और कहाँ पड़ता है ये, तो ग्रेट निकोबार निकोबार आइलैंड पे पड़ता है। इस तरह जो है 18 आपके, ये सारी चीजें आपको याद हो गई। ठीक है। 18 क्या थे, बायोस्फीयर रिजर्व थे। और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है कब शुरू किया गया था, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है 1971 में शुरू किया गया था। आपसे पूछा जाए, बताइए सर, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। एक सवाल है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं आपने देख लिया, तो प्रोजेक्ट टाइगर बता दीजिए कब शुरू हुआ था। तो ये था 1973 का समय, और इस समय प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये सब बात याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए वन डे अर्थ। थैंक यू।